ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि ये जो जीत रही है वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक ऐसी जीत रही है। बहुत सारे मित्र कल से दुखी है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि किसी ने भी दूर दूर तक सपने में भी ऐसे रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं की थी। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, चाहे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उन सबको देखते हुए ऐसे रिजल्ट्स की अपेक्षा तो किसी ने भी नहीं की थी। आप देख लीजिए ना, कोई भी क्षेत्र आप उठा करके देख लीजिए, शौचालय बनाने से लेकर के बिजली पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना, या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस, आईआईएम्स, आईआईटीज बने हैं, सड़क, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज जो बने हैं, एयरपोर्ट्स जो बने हैं, जो टूरिज्म का विकास हुआ है, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जो तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ है, विशेषतः उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अयोध्या नगरी का विकास, जो घाटों की स्वच्छता हम देख रहे हैं। हर वर्ष दीपावली पर जो दीपोत्सव मनाया जाता है, पूरा एक वैश्विक आकर्षण वो दीपोत्सव बन गया है। कितने सारे फॉरेन ब्लॉगर्स वहाँ पर आते हुए हम देख रहे हैं। पूरे देश की छवि जिस प्रकार से सुधरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी क्षेत्र आप उठा करके ले लीजिए, एयरपोर्ट्स और रस्तों की तो हमने बात कर लिया, आप रेलवेज की बात ले लीजिए, जल मार्ग को आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो विकास हुआ है। डिफेंस का क्षेत्र आप ले लीजिए, 2014 से पहले तक ये समय था कि उस समय के रक्षा मंत्री एक एंटनी कहते थे कि भाई रफाल खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के कितने हालात खराब थे। और उसके बाद 2014 के बाद देख लीजिए आप, कई बिलियन डॉलर्स के सौदे जो हुए हैं, इजराइल के साथ हो, रशिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, और भारत रक्षा क्षेत्र में तो अपने आप में ही इतना आत्मनिर्भर बन गया है कि हम बाहर एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए मित्र हैं वो तो ये बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। जो डिफेंस स्टॉक्स है वो 5 से 10% ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 4-5 वर्षों में। तो डिफेंस के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बने हैं, भारत एक प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है। और भी अगर हम और ग्राउंड लेवल पर जाए तो जो जनधन अकाउंट्स खोलना हो, उसके माध्यम से जो डिजिटलाइजेशन जो संभव हो पाया है। पहले की सरकारें तो बड़े गर्व से बोलती थी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तो 15 पैसे ही पहुँचते हैं, बीच के जो बिचौलिए तो 85 पैसे खा जाते हैं। इन बातों को गर्व से बताया जाता था। आज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से पैसे, कोई किसी भी सरकारी योजना के पैसे डायरेक्टली पहुंचते हैं। कोई राशन खाने वाला बीच में नहीं है। थंब प्रिंट से राशन दिए जा रहे हैं। पहले तो राशन कहाँ गायब हो जाता था पता भी नहीं चलता था। कितने सारे, कई मिलियन ऐसे फर्जी राशन कार्ड्स हैं जिनको बंद करवा दिया गया। जो आर्थिक क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कितनी मजबूत हुई है, बैंकिंग सेक्टर जिस प्रकार से, आप देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर के क्या हालात थे। कितनी सारी बैंक्स बिल्कुल बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो बैंकिंग सेक्टर में जो सुधार मोदी सरकार ने जो लाया पिछले 10 वर्षों में, वो बातें किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि पहले किस प्रकार से लोन की रेवड़ियाँ बांटी गई थी फ़ोन कर करके। तो वहाँ से उन सब बैंक्स को कैसे ऊपर उठाया गया, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने कहा ना, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आप फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के देख लीजिए, किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत की छवि का सुधार हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 370, राम मंदिर, ये तो विषय है, ये तो इतने बड़े विषय हैं। पर मैंने तो केवल इससे पहले केवल विकास कार्यों की बात की। दूसरा अगर हम देखें तो भाई, जिस प्रकार से जो एक आत्मग्लानि की भावना हमारे सभ्यता के प्रति स्वतंत्रता के बाद में एक सिस्टमैटिक वे में भर दी गई थी ना, कि तुम एक घिनौनी सभ्यता से हो, उस आत्मग्लानि की भावना से जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में हम ऊपर उठे हैं। हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, बोलने के लिए देखिए, अगर ये तो मैं बस ऐसे ही बैठ गया तो मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है। लिस्ट बनाऊंगा तो भाई घंटों तक बात करते रह जाएंगे तो भी कम पड़ जाएगा समय। इतने सारे विकास कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, हर क्षेत्र में तो इतने विकास कार्य हुए हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष, कौन था विपक्ष में? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये विपक्ष था, इतना कमजोर विपक्ष। और वो किस कारण से एक साथ में आए थे? सब पूरा देश जान रहा था कि वो क्यों एक साथ में आए थे। किसी के साथ कोई तालमेल नहीं, कुछ नहीं। तो इतना कमजोर विपक्ष, और दूसरी तरफ मोदी जी का इतना सशक्त नेतृत्व और इतने सारे विकास कार्य, इतने सारे अचीवमेंट्स, उसके बाद भी जब इस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं ना, तो सच में तो बहुत चिंताजनक बात है। और इस पर बिल्कुल बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करने की, या इसके पीछे का कारण क्या है वो समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे ही 5 मुद्दे मैंने ऊपर से ऐसे लिखे हैं। वैसे तो हम चर्चा करने जाएंगे तो बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि कल से आपने कई सारे वीडियोस वगैरह देखे भी होंगे।
प्रमुखतः बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस या फिर जो गलत टिकट बांटना, ये 2 कारण आपने कई जगहों पर सुने होंगे, तो उस पर मैं दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। उनको छोड़ करके और कुछ मैंने 5 मुद्दे लिखे हैं जो मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो निराशाजनक जीत मिली है उसके पीछे। तो सबसे पहले देखिए, जो वोट शेयर है बीजेपी का, उसमें कोई बहुत बड़ी कोई कमी आई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र ऐसी। 2019 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो था 37.3, 37.3%, और वहाँ से अभी 2024 में जो वोट शेयर है बीजेपी का वो है 36.6, मतलब मात्र 0.7% की कमी आई है वोट शेयर में। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस का वोट शेयर देखें तो 2019 में वो 19.5 था, जो अभी बढ़ करके 21.2 हो गया है, मतलब लगभग 1.7% की बढ़ोतरी वहाँ पर हुई है। तो बीजेपी का जो वोटर है वो लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ 0.7% वो कम हुआ है। और दूसरी तरफ जो वोट्स को कंसोलिडेट किया गया दूसरी तरफ, उस कारण से सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। मैंने कई बार हमारे चैनल पर ये बातें की है कि देखिए, किसी भी देश में, कोई भी देश आप विश्व में धरती पर आप ले लीजिए, वहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है वो राष्ट्रवादी ही होता है, वो अपने देश अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाला ही होता है। तब तो फिर सभी देशों में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली ही सरकारें आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता बराबर ना, क्योंकि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज़ होती है या जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट माइंडसेट की पार्टीज़ होती है, वो जो बहुसंख्यक समाज है उनके वोटर्स को तोड़ना, बांटना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए एक सिस्टमैटिक वे में एक स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जाता है कि बहुसंख्यक समाज के वोट्स को हमें जितना हो सके बांटना है, और इसके लिए 4 मुख्यतः मार्गों का उपयोग किया जाता है: सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिज्म। इस पर मैंने कई बार चर्चा की हुई है, और इस बार भी बिल्कुल इसी प्रकार से उन्हें पता था कि हमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा डेंट तो हम लगा भी नहीं सकते, पर थोड़ा बहुत ही सही 0.5% या 1% भी अगर हम वोटर्स को वहाँ से अलग कर दें तो भी दूसरी तरफ जो वोट्स कंसोलिडेट हुए हैं उसका फ़ायदा उन्हें हो जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस जो भी है, तो सारी जो विपक्षी दल है बड़े बड़े वो एकत्रित आ गए। तो पहले जो वोट्स बट जाते थे ना, तो वो वोट्स इस बार बटे नहीं हैं। तो जो बीजेपी का वोटर है वो कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है, पर दूसरी तरफ के वोट्स वो डिवाइड नहीं हुए, वो एकत्रित आ गए। डेमोग्राफिक चेंजेस तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही। वो कितनी भयावह समस्या है वो हम अपने ही देश में देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर भी हिंदू जनसंख्या कम हुई है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो कुछ वोटर्स है वो हो सकता है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर के कई बार वोट कर देते हैं, परंतु दूसरी तरफ जो वोटर्स है उनके लिए बस एक ही मुद्दा होता है कि भाई हमें कैसे भी करके राष्ट्रवादी, जिन्हें वो फांसीवादी आदि कहते हैं, उनको हराना है। उनको कोई मायने नहीं रखती बातें कि देश में कितना विकास हुआ है, देश कितना आगे बढ़ा है, देश की छवि कितनी सुधरी है, कितना रिफॉर्म्स आए हैं, वो बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके राष्ट्रवादियों को सत्ता से हटाना है, और वो उसी सोच से वोट करते हैं। और इस बार वहाँ पर कोई डिवाइड नहीं हुए, बंटवारा नहीं हुआ। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में। देखिए, आपने वो लाइन सुनी होंगी कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। ये एक अंग्रेज़ी कहावत है। वैसे यही बात कर्म का सिद्धांत भी कहता है कि जो प्रतिकूलताएं होती है वो हमें और ज़्यादा निखारती है, और इन प्रतिकूलताओं से निकला हुआ जो मनुष्य होता है वो अपने लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है, एक सुखद भविष्य वो बनाता है। परंतु उस सुखद भविष्य में अगर हम धर्मपरायण नहीं रहे, अपने कर्तव्यों के मार्ग पर डटे नहीं रहे, तो फिर वो सुखद भविष्य ही हमारी आने वाली जनरेशन्स को कमज़ोर बनाता है, और फिर वो कमज़ोर जनरेशन कठिन समय लेकर के फिर से आती है, प्रतिकूलताओं को वो फिर से आमंत्रित करती है। ये बेसिक जीवन का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। अब ये बात मैंने क्यों कही दूसरे रीज़न में, क्योंकि देखिए 2014 के पहले का जो उस समय का वो भयावह समय, कि क्या वातावरण था देश में, क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे थे, विशेषतः हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के विरुद्ध। वो समय एक बहुत बड़ा
वोटर, जो नए वोटर्स है, विशेषतः जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें उस समय के बारे में पता ही नहीं है। वो आज सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आदि देख करके वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं यार, सच में यहाँ पर तो कोई फांसीवादी सरकार है और इसको तो हमें हटाना है, इसके विरुद्ध तो हमें क्रांति लेकर के आनी है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ना कि देश में कितने रिफॉर्म्स हुए हैं। मैंने तो कई सारे कमेंट्स ऐसे भी मैं पढ़ता हूँ कि यार इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, ये तो ग्रो करने ही वाला है, ये तो तीसरी इकोनॉमी बनने ही वाला है, इसमें मोदी ने क्या कर दिया। वो नहीं जानते कि हमारे देश को पीछे रखने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र हुए हैं, देश के अंदर की और देश की बाहरी देश विरोधी ताकतों के द्वारा। कई सारे देश जो हमारे साथ में ही लगभग 1947 के समय ही, 50 के दशक में ही स्वतंत्र हुए, बने, और वो उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने, कितने जल्दी वहाँ पर हमने डेवलपमेंट देखी है। भारत भी उस प्रकार से ग्रो हो सकता था, पर जानबूझकर यहाँ पर जो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी, पिछले सरकारों की जो गलत नीतियाँ थी और कई सारे विदेशी ताकतें भी थी, उन्होंने सिस्टमैटिक वे में भारत को पीछे रखने का प्रयास किया। यहाँ पर हमेशा एक अस्थिरता बना रहे, अलगाववाद की समस्या अलग अलग जगहों पर बनी रहे, नक्सलवाद की समस्या बनी रहे, आतंकवाद की समस्या बनी रहे। कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पर कोई अड़ंगा डाला जा सके। कई सारे हज़ारों ऐसे NGOs है जो इन देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे। ये सब कुछ हुआ है ताकि देश को पीछे खींच कर रखा जा सके, देश आगे ग्रो ना करे। ये सिस्टमैटिक वे में हुआ है। आज जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं उसके पीछे का सही कारण क्या है, ये बातें बीजेपी आगे तक नहीं पहुंचा पाई। ये सच्चाई है। ये बार बार बातें याद दिलाना आवश्यक है कि पहले का समय कैसा था, क्या क्या षड्यंत्र हुए हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र हुए हैं। ज़्यादा अच्छे बन के भी क्या फ़ायदा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर बीजेपी को ऐसा लग रहा हो कि क्यों उस समय की आलोचना करना, नहीं, आलोचना करना आवश्यक है। बार बार ये बताया जाना आवश्यक है कि किस प्रकार से हमारे देश में अचानक से कई सारे वैज्ञानिकों की ऐसी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती थी। हाँ, सैकड़ों वैज्ञानिकों की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती थी। नमी नारायणन जी के विरुद्ध अचानक से षड्यंत्र हो जाता था, जो कई $billion का एक स्पेस रिसर्च में दरवाजे खोल सकता था भारत के लिए। अचानक से उनके विरुद्ध षड्यंत्र हो जाता है, नमी नारायणन जी के विरुद्ध। और बाकी हिंदू आतंकवाद की झूठी थियरी गढ़ना, पाकिस्तानी आतंकियों को छोड़कर भारत में साध्वी प्रज्ञा जी, असीमानंद जी, उनको जेल में डाल देना, और भी सांप्रदायिक हिंसा बिल आदि, और क्या क्या षड्यंत्र नहीं हुए उस समय। तो भाई इशरत जहाँ आतंकी नहीं है, ये बुलवाने के लिए कांग्रेस के समय के ही गृह मंत्रालय के अधिकारी RVS मनी जी, उन्हें सिगरेट से दागा जाना, कैसे कैसे, मतलब उस समय को तो याद करके भी लगता है कि कैसे कैसे षड्यंत्र देश में हो रहे थे। आए दिन न्यूज़पेपर्स में भ्रष्टाचारों की न्यूज़ आना, वो उस समय को बार बार याद दिलाना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो हार्ड टाइम्स, वो कहते हैं ना, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो वो कठिन समय क्या था, वहाँ से कैसे देश आगे बढ़ा है, आज विकास के मार्ग पर देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये बातें बार बार बताई जाना आवश्यक है आज की जनरेशन को, ताकि हमें इन बातों की कद्र हो। ये नहीं कि यार देश तो बहुत इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, ये तो विकास करने ही वाला है, ये तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने ही वाला है। कैसे बनने वाला है जब कई सारी देश की अंदर की और देश के बाहर की देश विरोधी ताकत है, देश को पीछे खींचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए। कई सारे चाइना के इशारों पर काम करने वाले लोग आज भी देश में हैं कि वो चाहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब ना बने। कई सारी विदेशी ताकतें और भी है। तो ये बातें बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो नई जनरेशन है उन्हें इन बातों की कद्र होनी चाहिए कि जो समय आज हम देख रहे हैं, आज से कुछ वर्ष पहले ही इंटरनेट यूज़ करना तक भी कोई बहुत एलिट क्लास की केवल बात थी। हाँ, 250 रुपये, पौने 300 रुपये, 300 रुपये तक 1 GB डाटा के दिए जाते थे। आज उसी 300 रुपये में महीने भर तक 1.5 से 2 GB डाटा हम यूज़ कर रहे हैं। महीने भर तक रोज़ 1.5 से 2 GB। सामान्य जनता आज कैसे जुड़ी है, उससे कितने लाखों रोजगार क्रिएट हुए हैं। पर इन बातों की कद्र तभी होगी जब ये हमें याद होगा कि पहले का समय कैसा था। हम उन समयों को भूल करके आज जो हम अनुकूल वातावरण देख रहे हैं ना, तो उस कारण से हम उस प्रतिकूलता के समय को भूल जाते हैं, उन हार्ड टाइम्स को भूल जाते हैं। तो बार बार याद करना आवश्यक है और बीजेपी ये बात नहीं करा पाई है। बहुत सारी बातें जो मैंने विकास कार्यों की बात की, अभी भी आप देख लीजिए बीजेपी के कैंपेन की वीडियोस, ज़्यादातर बस जो हाईवेज बने हैं और रेलवे, इन दो बातों को ही बार बार सामने रखा गया। भाई कितने सारे क्षेत्रों में कितने सारे विकास कार्य हुए, पर वो उतनी बढ़िया तरीके से सामने नहीं आ पाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही कि विपक्ष एक झूठा नैरेटिव बनाने में सफल हो पाया कि ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, उनका लोन माफ़ कर देती है और गरीबों का तो बस खून चूस रही है।
इसमें जवान जैसी फिल्मों ने भी नैरेटिव बनाने के लिए काम किया है मेरे अनुसार। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। आप देख लीजिए ना, जवान में स्पेसिफिक यही विषय था शुरुआत में ही, उद्योगपतियों का कर्ज माफ होना और बस सरकार किस प्रकार से गरीबों का खून चूस रही है। हालांकि पहले क्या समय था वो कोई भूला नहीं है। मैं हमारे यहाँ की बात करूँ तो 2014 से पहले तक कितना लोड शेडिंग, कई कई दिनों तक लाइट नहीं आती थी। हफ्ते में 7 दिनों में से 4 दिन लाइट नहीं रहती थी, 3 दिन लाइट आती थी। उन 3 दिनों में भी सुबह 4 घंटे शाम 4 घंटे लाइट चली जाती थी। पर आज में जहाँ पर हमारे खेत भी है, छोटे छोटे गाँवों में सिंगल फेज बिजली से पर 24 घंटे बिजली रहती है। पर उस समय मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है, कई कई दिनों तक लोड शेडिंग होती थी। और ऊपर से एक ऐसा नकारात्मक वातावरण कि बिजली खत्म होने वाली है, संसाधन समाप्त होने वाले हैं, बस भाई हमारे पास तो पावर रिसोर्सेज कुछ है ही, बचे ही नहीं है, बिजली बचाओ, दुनिया खत्म होने वाली है वगैरह वगैरह। आज आप देख लीजिए पावर कंजम्पशन कितने गुना बढ़ा है, हाँ कितने गुना बढ़ा है पावर कंजम्पशन। पर उस समय तो एक ऐसा दबा करके रखा था देश को कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकता, तुम कुछ कर नहीं सकते, इस देश का कुछ हो नहीं सकता, ये समाप्त होने वाला है, वो समाप्त होने वाला है। एक ऐसी निगेटिविटी, नकारात्मकता बना करके रखी थी। तो उन बातों को याद दिलाना आवश्यक है, क्योंकि दूसरी तरफ जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है वो तो जवान जैसी फिल्में बनाकर लोगों को बताएगा कि भाई ये तो उद्योगपतियों की केवल सरकार है, यहां पर तो बस गरीबों को ये खून चूस रहे हैं। सही मायने में खून कब चूसा जा रहा था सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो सोशलिस्ट माइंडसेट है ना कि भाई हाईवेज बन रहे हैं तो ये बस 1-2% एलिट्स के लिए बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र को ग्रो करना है, वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो कोई कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी ना। कहीं पर कोई कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पर लगाती है तो वो यही देखेगी कि यहाँ पर रस्तों की व्यवस्था है या नहीं, एयरपोर्ट्स है या नहीं, कनेक्टिविटी किस प्रकार की है। तो ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आवश्यक है। परंतु फिर भी आज भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कहीं पर कोई एक्सप्रेसवेज वगैरह के कुछ पोस्ट वगैरह कोई डालता है तो उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िए, इससे क्या हो जाएगा, ये तो बस 1-2% लोग यूज़ करते हैं। पर भाई वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने के बाद कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है तो कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और उसके कारण जो छोटे मोटे व्यवसाय वहाँ पर विकसित होते हैं। तो ये बातें बताए जाना आवश्यक है, क्योंकि दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बहुत बड़ा इकोसिस्टम है लेफ्ट का इकोसिस्टम। तो ये बताना कि भाई बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए हैं, किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने की कगार पर कई सारी बैंक्स पहुंच चुकी थी, उनको कैसे फिर से खड़ा किया गया, ये बातें नहीं पहुंचाई गई। और इसी कारण से प्रोपेगेंडा वीडियोस, प्रोपेगेंडा फिल्में, इन्होंने बहुत बड़ा एक असर डाला है, इससे कोई नकार नहीं सकता। इसके बाद जो तीसरा कारण है वो आप सब मित्रों के भी मन में अवश्य होगा, वो है जात पात के नाम पर बांटना। देखिए, जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज होती है, जो वामपंथी होते हैं, उनके पास बहुसंख्यक समाज को बांटने का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो है समाज के अलग अलग वर्गों को बांटना, जात पात के नाम पर बांटना। ब्रिटिशों ने पहले हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए सिस्टमैटिक वे में ये जहर घोला। उसके बाद में वामपंथियों ने भी उसी नैरेटिव को, डिवाइड एंड रूल के उसी नैरेटिव को आगे वो बढ़ाते रहे। इसके लिए उन्होंने यूज़ किया कला और साहित्य के क्षेत्र का, और उसके साथ में ही सबसे बड़ा टूल जो उनके पास में था वो था फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले मिशनरीज, या फिर यूँ कहे कि फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले जो मिशनरीज है, उन्होंने इस टूल का यूज़ किया। हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटो, जितना हो सके उतना जहर घोलो, और फिर ढोंग से, पाखंड से, कुछ तथाकथित चमत्कारों की बातें करके कन्वर्जन दशकों से देश में होते आया है। और ये इस सबसे बड़ी बात को बीजेपी ने मिस कर दिया, या वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए। आज आप देख लीजिए पंजाब से कई सारे वीडियोस, कैसी कथित चमत्कारों की बातें की जाती है। ऐसे हाथ घिरा दिया तो कई सारे ऐसे सैकड़ों नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, वो हाथ पैर हिलाने लग जाते हैं। चमत्कारों से कोई व्हील चेयर पर बैठा हुआ चलने लग जाता है, कोई गूंगा बोलने लग जाता है, किसी को दिखने लग जाता है, और कितने लाखों लोग हम देखते हैं। और ये सिस्टमैटिक वे में फॉरेन फंडिंग से कन्वर्जन दशकों से देश में होते आया है। पर इस इतनी बड़ी समस्या के ऊपर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। जात पात के नाम पर जहर घोलने के लिए इसका सबसे ज़्यादा इसी माध्यम से ये बातें की जाती है, जो कन्वर्जन का पूरा खेल चल रहा है देश में फॉरेन फंडिंग से। और विपक्ष या जो तथाकथित सेक्युलर पार्टीज, वामपंथी, वो इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना जानते हैं।
और इसी इतनी बड़ी बात पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। भले ही आतंकवाद की समस्या हम लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, हम देख रहे हैं सन 2006-07 से लेकर के 14 के बीच में कितने सारे बम धमाके हर महीने कहीं ना कहीं पर हम होते हुए देखते थे, कितनी सारी बड़ी समस्या। तो आतंकवाद की समस्या पर तो बिल्कुल काम हुआ है, परंतु उससे भी बड़ी जो समस्या है फॉरेन फंडिंग से जो कन्वर्जन हो रहा है, वही सबसे बड़ा कारण है जात पात के नाम पर बटे जाने का। हाँ, दूसरे भी बहुत सारे हैं, लोकल भी अलग अलग संगठनों को लड़ाना आगे, वो बातें होती है, परंतु उससे भी बड़े लेवल पर ये कन्वर्जन के लिए सब बातें जातिवाद का जहर आदि घोला जाता है। और ये बातें समझने के लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। आप देख लीजिए, जिस फिल्म मेकर ने उदयनिधि स्टैलिन का जो सनातन संस्कृति का समूल नाश करने का जो वक्तव्य था, उसका समर्थन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे फिल्म मेकर्स ने किया। उनमें से ही जो एक फिल्म मेकर है मारी सेल्वराज, उसकी ही फिल्म का रीमेक बॉलीवुड करने जा रहा है, बराबर ना। जिस फिल्म मेकर ने खुलकर समर्थन किया था उदयनिधि स्टैलिन के उस वक्तव्य का, सनातन संस्कृति के समूल नाश करने के वक्तव्य का समर्थन किया था ना, उसी मानसिकता से हम फिल्में भी बनाते हैं, इस प्रकार की बातें भी की गई थी। अब उसी फिल्म मेकर की एक फिल्म का रीमेक भी बॉलीवुड करने जा रहा है। तो हाँ, कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग करके या फिर ये जो फॉरेन फंडिंग से कन्वर्जन आदि करते हैं, उनके माध्यम से ये सिस्टमेटिक वे में हम होते हुए दशकों से देखते आ रहे थे। और यहाँ पर बीजेपी बहुत बहुत पीछे है, बहुत ही ज़्यादा पीछे है मैं कहूँगा। इसके लिए देखिए, सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है पता है, कि हम अपने ही इतिहास को सही तरीके से लोगों तक पहुँचा दे तो भी बहुत है। कि ये जो एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का हवा वामपंथियों ने खड़ा किया है ना, इसके लिए हम बताएं अगली जनरेशन्स को हमारा इतिहास क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर समाज के हर वर्ग ने इस सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना शीश कटवाया है। महाराणा प्रताप जी के साथ में भील समाज किस प्रकार से खड़ा था इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए। केवल यही नहीं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो 18 पगड़ जाति हम कहते हैं, छोटे छोटे जो गरीब किसान आदि है, समाज के हर वर्ग लड़ा है स्वराज्य के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए। भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास हमें सामने लाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वे आजीवन मिशनरियों के विरुद्ध लड़ते रहे, किस प्रकार से उन्हें जहर दिया गया था, उनके हजारों अनुयायियों पर किस प्रकार से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। क्यों? क्योंकि वे बस कन्वर्जन के विरुद्ध लड़ रहे थे, इन्हीं मिशनरियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। बचपन में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था, तो वे बाद में उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने घर वापसी की थी। ये इतिहास सामने लाने की आवश्यकता है ताकि हम जुड़ सके। जो हमें डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं ना, चाहे वो कन्वर्जन के लिए हो या राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम भगवान बिरसा मुंडा जी के इतिहास पर फिल्म बनाए, महाराणा प्रताप जी के ऊपर फिल्म बनाए, और उनके साथ में किस प्रकार से समाज के सभी वर्ग, विशेषतः भील समाज किस प्रकार से उनके साथ में था, ये बातें हम सामने लेकर के आए। संत रविदास जी के ऊपर हम फिल्म बनाए, किस प्रकार से उन्होंने सिकंदर लोदी से कहा कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो भी मैं वेद धर्म को छोड़ूंगा नहीं। तो इस इतिहास को जब हम सामने लेकर के आएंगे, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या बार बार चर्चा के माध्यम से हो, इस इतिहास को सामने लेकर के आना आवश्यक है। तभी और तभी ये जो डिवाइड करने वाले हैं, बांटने वाले हैं, जहर घोलने वाले हैं ना, इनका ये जो प्रोपेगेंडा है वो ध्वस्त हो पाएगा। और इस बात पर बीजेपी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने अभी स्वतंत्रवीर सावरकर जी पर फिल्म देखी जो बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, और इसी कारण से हम सभी ने उस फिल्म को प्रमोट भी किया। सावरकर जी का जो योगदान है, किस प्रकार से उसे भुला दिया गया, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। पर उसके साथ में ही भगवान बिरसा मुंडा जी हो, संत रविदास जी हो, या और भी मैंने जो उदाहरण दिए, उन सब पर फिल्में बनना आवश्यक है ताकि हम जुड़ सके। जिस प्रकार से एस राजामौली जी ने कुमाराम भीम जी, अल्लूरी सीताराम राजू जी, उन पर फिल्म बनाई थी। कुमाराम भीम जी जो आदिवासी समाज से थे, उन्हें किस प्रकार से सनातन संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ आपने दिखाया है। देखिए किस प्रकार से भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के वे उस सांप के जहर को उतारने की औषधि बनाते हैं। वहाँ पर वो किस प्रकार से वामपंथियों के प्रोपेगेंडा को एस राजामौली जी ने ध्वस्त किया है, आप देखिए। तो ये करने की आवश्यकता है ताकि हम जुड़ पाए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में चौथा कारण जो मुझे लगता है बीजेपी की निराशाजनक जीत के पीछे का, वो है आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र को सही तरीके से ना समझना। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में विशेषतः बहुत अच्छा कार्य हुआ है, परंतु जब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री की, तब वहाँ पर अभी भी
कहीं पर भी कोई बदलाव हम कम से कम नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम इक्का दुक्का उदाहरण दे सकते हैं, द कश्मीर फाइल्स आदि के 2-3 फिल्मों के उदाहरण, पर कोई हमने ओवरऑल इस प्रकार का कोई बॉलीवुड में चेंज तो नहीं देखा है। उल्टा इसी इंडस्ट्री ने पिछले वर्ष आप देख लीजिए, जो प्रोपेगेंडा फिल्में इन्होंने बनाई थी, उनको ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे इन्होंने अपनाए, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, सब कुछ हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा। और जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म आती है तो उस पर किस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम चुप्पी बना करके रख लेता है। और विशेषतः 2019 के बाद में राष्ट्रवादी विचारधारा का भद्दा मजाक उड़ाने वाली कई सारी फिल्में कैसे बनाई गई, सिस्टमैटिक, मेरे अनुसार तो सिस्टमैटिक वे में बनाई गई, जिनमें राष्ट्रवाद तो कहीं पर नहीं था, पर राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद का भद्दा मजाक अवश्य था। मैंने इस पर पूरा वीडियो भी बनाया था। तो कला और साहित्य के क्षेत्र को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लापता लेडीज जैसी फिल्म है, हम उनमें उसमें बीजेपी की ही जो नेता है उन्हें हम देखते, बहुत मुझे सच में बहुत पीड़ा हुई थी। उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे ना भाई, मतलब कई सारे कमेंट्स है। अगर मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो ये कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि भाई ये जो कई सारे, मैं एक उदाहरण बताता हूँ क्या किस प्रकार के कमेंट्स थे वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो आरएसएस के सपोले होते हैं, मतलब शिशु मंदिर में पढ़ने वाले जो सपोले होते हैं, या जो आरएसएस के दल्ले होते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें, उन्हें इसी प्रकार का झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है कि ये देश बहुत महान था, इस देश की सभ्यता बहुत महान है, यहाँ पर तो महिलाओं का बहुत सम्मान होते आया था, यहाँ पर तो विदेशी आक्रांताओं ने आकर के सब कुछ खराब कर दिया। ये टोंट मारने के अंदाज में बातें कही गई कि भाई नहीं, लापता लेडीज़ में जो बातें कही ना कि हज़ारों वर्षों से यहाँ पर महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है, वो सही इतिहास है भाई। बाकी ये जो सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं, जो आरएसएस के दल्ले वगैरह, जिनको वो ऐसे शब्द जो उपयोग करते हैं, अंधभक्त वगैरह, वो सब तो वो झूठी बातें, काल्पनिक इतिहास की बातें करते हैं। तो जो फिल्में आने वाली जनरेशन को वोक एक्टिविस्ट बना रही है, मतलब ये बातें समझना तो चाहिए ना कम से कम कि फिल्म क्या कहना चाहती है, फिल्म की विचारधारा क्या है, क्या उसके साथ जुड़ा जाना चाहिए या नहीं जुड़ा जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग कैसे करना है। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें रंग दे बसंती क्यों बनानी है, उन्हें स्वदेश क्यों बनानी है, उन्हें उड़ान क्यों बनानी है, उन्हें हैदर क्यों बनानी है, उन्हें पीके क्यों बनानी है, इस प्रकार की फिल्में उन्हें क्यों बनानी है, क्यों उनको मास्टरपीस कहना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी उस प्रकार से सटल वे में कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग करना, वो नहीं, अभी तक भी वो होते हुए हमने नहीं देखा है भाई। ये दुखद है, जो होना चाहिए पर वो होते हुए हमने नहीं देखा है। अब उड़ान जैसी फिल्में बनाकर ये क्या, अगली जनरेशन उड़ान हो, 3 इडियट्स वगैरह हो, इसके माध्यम से बच्चों के दिमाग में क्या डाला गया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दुनिया में है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। बराबर ना। इंडस्ट्री तो आप फिल्में देख लीजिए बॉलीवुड की फिल्में देखने के बाद में एक बात आपके अंदर पक्की हो जाए कि भाई नक्सली भी विक्टिम है, आतंकी भी विक्टिम है, अलगाववादी भी विक्टिम है, वो तो दया के पात्र है। सबसे ज्यादा दरिंदा इस दुनिया में अगर दरिंदे कोई है तो वो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो हमारे सपनों को कुचल रहे हैं। तुम्हें लड़ना है तो परिवार के विरुद्ध लड़ना है, पेरेंट्स के विरुद्ध लड़ना है, वो तुम्हारे सपनों को कुचल रहे हैं। तो वो तो पूरा सिस्टमैटिक वे में बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं कि कैसे वोक एक्टिविस्ट खड़े करने हैं। पर बीजेपी अभी भी फिल्म इंडस्ट्री का उस प्रकार से उपयोग करना वो नहीं कर पाए हैं, ऐसा ही कहना पड़ेगा। हाँ, बस कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, कुछ 2-3 अच्छी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे ऊपर तो मैं द कश्मीर फाइल्स को ही रखूंगा। उससे ज़्यादा बढ़िया फिल्म अभी तक तो राष्ट्रवादी विचारधारा की दूसरी हमने कोई नहीं देखी। हाँ, एक RRR और बाहुबली का उदाहरण हम दे सकते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े बजट की फिल्में थी दोनों ही, बाहुबली और RRR। और उसमें द कश्मीर फाइल्स कम बजट में ही पर टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड बनी हुई फिल्म, जिसमें वामपंथियों के नैरेटिव को इस प्रकार से ध्वस्त किया गया ना कि भाई मतलब उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पर ऐसे बस कुछ बहुत कम ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर सही मायने में हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, ये सही तरीके से उपयोग किया गया कला और साहित्य के क्षेत्र का। पर थोड़ा हमें जिस प्रकार से लेट का इकोसिस्टम इसका उपयोग करते आया है उस प्रकार से सोचने की आवश्यकता है। इसके बाद में 5वां और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है वो है बीजेपी सत्ता का सही से, अपनी पावर का सही से उपयोग नहीं कर पाती। ये तो बहुत सारे मित्रों ने भी ये बातें सोशल मीडिया पर कल से कही है और मुझे भी बिल्कुल यही बात लगती है कि वामपंथी या तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ जब सत्ता में आती है ना, तब वो दूसरों का विचार नहीं करते कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा।
वो उनके वोटर बेस को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा कर के निर्णय लेते हैं, और दूसरों की आवाज़ को दबाना भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि बीजेपी उस प्रकार से नहीं सोचती है, वो तो उल्टा सबको खुलकर वो अपनी बातें रखने देती है। कईयों ने तो मोदी जी को गालियाँ दे देकर अपने करियर बना लिए, पर भाई सामने जो विपक्ष में हैं वो उससे बिल्कुल अपोजिट सोचने वाले हैं। वो सत्ता में आते ही उन्हें पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करने में समय नहीं लगता। आप देख लीजिए कर्नाटका में सरकार बनने के बाद में, या फिर अभी 5 वर्ष पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी ने जो वहाँ पर स्वतंत्रवीर सावरकर जी को लेकर के पाठ्यपुस्तकों में जो अभ्यासक्रम डाला था, आते ही हटा दिया भाई। उस अभ्यासक्रम में चेंज उन्होंने कर दिया। उन्हें समय नहीं लगा कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ये सोचती कि भाई लोग कहेंगे कि हम शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और एक और भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये भी बातें कही कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और भी कितनी बार दंगे हुए हैं पिछले 7-8 वर्ष में। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में कितने भयावह ऐसे दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, परंतु फिर भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, जो कि अपेक्षा कर रहे थे बहुत सारे लोग, परंतु वो नहीं किया गया। और बीजेपी इसे अपने अचीवमेंट की तरह सब जगह पर बताती है कि भाई कांग्रेस ने तो 50 से ज़्यादा बार राज्य सरकारें गिराई है, कितनी कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाए हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। परंतु ये कोई अचीवमेंट है ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। और भी बहुत सारी बातें हैं। नैरेटिव पर कंट्रोल करने पर भी वह उस दृष्टि से जो कठोर निर्णय लेने चाहिए थी वो भी हमने देखा कि उस प्रकार से नहीं लिए गए हैं, और नहीं लिए गए तो भी बीजेपी को ही डिक्टेटर कहा जाता, डिक्टेटरशिप है वो, ऐसा कहा जाता है, फांसीवादी कहा जाता है। मतलब जिन्होंने 50 से ज़्यादा बार राज्य सरकारें गिराई, कई बार राष्ट्रपति शासन लगाए, वो डिक्टेटर नहीं है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई वो डिक्टेटर नहीं है। पर बीजेपी जो हमेशा ये कहती कि भाई हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको गालियाँ देना है देते रहे, पर फिर भी उन्हें ही फांसीवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव लेफ्ट के इकोसिस्टम के ही हाथ में है। आज भी वही नैरेटिव बनाते हैं कि किसको फांसीवादी कहना है। जो राष्ट्रवादी है वो कैसे फांसीवादी है, जिसके कोई तथ्य ना हो फिर भी वो बात लोगों को बताते रहेंगे, और वो खुद कितने भी बड़े फांसीवादी क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो सबसे बड़े प्रोग्रेसिव, लिबरल, ओपन माइंडेड वगैरह अपने आप को सिद्ध भी कर देंगे कितने ही गलत निर्णय लेने के बाद भी। और अभी तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो गठबंधन की सरकार है। कोई भी कठोर निर्णय जब लेने के लिए मोदी जी जाएंगे तो ऑब्वियसली विरोध होगा, गठबंधन टूटने का डर होगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसा कोई डर नहीं था, बहुमत की सरकार थी। तो हाँ, कठोर निर्णय, आर्टिकल 370 को हटाना, राम मंदिर को लेकर के, सीए, ऐसे बहुत सारे कठोर निर्णय हमने देखे, ऐसी बात नहीं है। पर मैंने कहा कि नैरेटिव को बनाने को लेकर के उस दृष्टि से, उस तरीके से जो कठोर निर्णय होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। और बाकी दूसरे जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, चाहे काशी, मथुरा, वक्फ एक्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो बातें हैं, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, सीए, एनआरसी, यूसीसी, बहुत सारी ये जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण 7-8 बातें हैं, क्या वो अभी हो पाएगा? मतलब होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जी ऑब्वियसली कोई ना कोई मार्ग तो निकल ही आएगा। परंतु स्वाभाविक सी बात है कि जितनी स्पीड से पिछली बार बातें हुई थी उतनी स्पीड से इस बार नहीं हो पाएंगी। और यही उद्देश्य भी था विपक्षियों का, या फिर जो भी देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, ऐसी कुछ विदेशी ताकतें, वो भी जानते थे कि मोदी जी को पूर्ण रूप से तो साइड वो नहीं कर सकते। तो उनका एक उद्देश्य यही था कि भाई बहुमत ना मिल पाए बीजेपी को कैसे भी करके, ताकि अनारकी, अराजकता फैलाने में सफलता उन्हें मिल सके, कुछ रोड ब्लॉक्स क्रिएट किए जा सके, विकास के कार्य में, मार्ग में कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न की जा सके। यही उद्देश्य था। तो जो हमने देखा भी उसमें, उस उद्देश्य में तो बिल्कुल वो सफल हुए हैं। परंतु इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी कहा है वो होगा। कैसे होगा वो हम आने वाले समय में देखेंगे ही, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होते हुए हम देखेंगे, परंतु होगा। और बिल्कुल 5 वर्ष ये सरकार रहेगी, कोई कितना भी कुछ कह ले, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो ये थे मेरे वो 5 कारण। काफ़ी बड़ी चर्चा हो गई है, परंतु मुझे लगता है कि ये बातें बार बार की जाना आवश्यक है, ताकि आगे तक ये बातें पहुंच सकें। बाकी इन सब बातों पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।